नमस्कार। आज हम वॉइस ऑफ जॉय की 13वीं कड़ी को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। बीच में करीब 1.5 माह का गैप पड़ गया था और आज का हमारा विषय है, हम कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज चर्चा करेंगे। और इस बार का हमारा विषय है वैक्सीन के सौदागर आपदा में अवसर की तलाश में। पूरी मानवता के सामने एक संकट आया हुआ है। वायरस चारों तरफ फैल चुका है। इससे बचने का एक ही उपाय है। अभी जो लोग संक्रमित हैं उनका तो इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में संक्रमण और ना फैले और मानव जाति को और ज्यादा अपने गिरफ्त में ना ले ले, उसके लिए जरूरी है कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन लगाना। वैक्सीन यदि लगाया जाता है, हालांकि ये अभी फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन है, भविष्य में और भी इससे उन्नत वैक्सीन आएंगे, लेकिन इस वैक्सीन के द्वारा ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। जैसा कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन जी से पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के काफी बाद में पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या बता सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था कि जवाब दिया था कि मुझे तीसरे विश्व युद्ध के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। उनका तात्पर्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इतने परमाणु हथियार बन गए हैं कि पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद जब भी युद्ध होगा तो पत्थरों से ही होगा। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है और ये होमोसैपियंस और कोरोना वायरस के बीच में हो रहा है। होमोसैपियंस अर्थात मानव और कोरोना वायरस के बीच में हो रहा है। ये इसकी एक लहर आके जा चुकी है। अभी हमारे भारत में दूसरी लहर है, कई देशों में तो तीसरी लहर भी आई है, कई राज्यों में तीसरा चौथा लहर आ रहा है। वो बेताल पच्चीसी की जो कथा हम लोग बचपन में सुना करते थे ना, कि विक्रमादित्य के कंधे पे बेताल आके सवार हो जाता है और बोलता मैं कहानी सुनाऊंगा, उसका जवाब मत देना, जवाब दोगे तो मैं चले जाऊंगा, पेड़ पे लटक जाऊंगा और कल फिर आ जाता है। ठीक वैसी कोरोना वायरस होमोसैपियंस के कंधे पे सवार है और इसको उतारने के लिए हमें चाहिए कारगर वैक्सीन। और वैक्सीन एक या दो लोगों को नहीं, दुनिया के हर एक व्यक्ति को, अधिकांश व्यक्तियों को, 70 से 80% व्यक्तियों को वैक्सीन लगाना पड़ेगा, कारगर वैक्सीन। तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा आपने देखा है कि एक बार इससे केवल मनुष्य बीमार होता है या मरता है, ऐसा नहीं है। इसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। हमारे देश में तो जो कोरोना का प्रथम लहर आई थी, करीब 5 करोड़ लोग जो पलायन करके दूसरी जगह पे काम करने गए थे, वो सड़कों से पैदल आए हैं। कई लोग मर गए हैं, कुछ लोग गाड़ी में करके आए, कुछ लोग को भेजा गया है। कई उद्योग धंधे बंद हुए हैं, करोड़ों बेरोजगार हुए हैं, कईयों को आज तक नौकरी नहीं मिली है, कईयों को पैसा कम मिल रहा, तनख्वाह में कटौती की गई है, वर्क फोर्स घटाया गया है। तो कोरोना वायरस का जो प्रभाव है ये केवल मानव पे ही नहीं है, उसके अर्थव्यवस्था पे है, उसके सामाजिक ताने बाने पे है। आज सामाजिक कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, बंधन में हैं। हमको अपने आप को सिमट के रखना पड़ रहा है। साल भर हो गए हैं हम ना किसी के घर जाते हैं, ना किसी को अपने घर आने देते हैं। तो कुल मिलाकर इस वैक्सीन से ही मानव सभ्यता को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन इस वैक्सीन को जो बनाने वाले हैं वो इससे ताबड़तोड़ मुनाफा कमाना चाह रहे हैं और कमा रहे हैं। और यही हमारा आज का विषय है। मैं जितने बातें बोलूंगा उन सब के डॉक्यूमेंट हमारे इस वीडियो की, ये यूट्यूब का वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। आप लोग चाहें तो उसे खुद देख सकते हैं, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। और हम स्वयं कोई एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करते हैं, हम तो केवल अध्ययन करके उन्हें एकत्र करके उनका सार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आप लोग चाहें तो इसे और विकसित या और डेवलप कर सकते हैं। जो लोग इसे पसंद करें, लाइक करें,
चाहें कि यह मैसेज दूसरों को जाए तो इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी और जो आने वाली कड़ियां हैं और पुरानी कड़ियां की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम जब कोरोना वायरस पे शुरुआत करेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरू करके हम नीचे की ओर आएंगे। अन्यथा यह जो पर्दे के पीछे जो दवा कंपनियां और वैक्सीन कंपनियां जो खेल खेल रही है, उसे समझना आसान नहीं है। फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि जब तक ये पेंडेमिक है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, तब तक हम दाम कम रखेंगे। जब ये एपिडेमिक में बदल जाएगा तब हम इसके दाम बढ़ाएंगे। समझ लीजिए दोनों चीजों को। दोनों का हिंदी का अर्थ महामारी होता है। पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, पूरे दुनिया भर के फैली हुई, कई राष्ट्रों में फैला हुआ वैश्विक महामारी होता है। और एंडेमिक मतलब एक किसी क्षेत्र विशेष में, एक राज्य में, कुछ शहर में या कोई देश में, एक छोटी सी जगह पे या कुछ क्षेत्र में जब महामारी रहती है तो उसको एंडेमिक बोला जाता है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले पेंडेमिक से छुटकारा पाया जाए, तो ये भी इसमें है। हालांकि ये पेंडेमिक में भी कमा रहे हैं, उसमें आगे आऊंगा। तो इनका ये साफ कहना है कि जब पेंडेमिक से इपिडेमिक, एंडेमिक की स्थिति आ जाएगी, माने कम हो जाएगा, जब वैश्विक महामारी क्षेत्रीय महामारी में बदल जाएगा, तब वे और पैसा कमाएंगे। लेकिन जान लीजिए कि वायरस एक बार आ गया है तो तुरंत जाता नहीं है, ये 10 साल तक रहेगा, 10-20 साल तक रहेगा। हाँ, इसकी क्षमता कम हो जाएगी, वैक्सीन लगा लगा के मानव इसको कंट्रोल में ले आएगा। लेकिन ये वैक्सीन, अभी तक जैसे वैक्सीन आया है तो 2 डोज लगाना पड़ रहा है, एक पहला डोज, दूसरा बूस्टर डोज। और कहा जा रहा है कि 9 महीना या साल भर बाद एक और डोज लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसा शायद हर साल एक डोज लेना पड़े। तो ये वो बाजार है जिसपे इनकी नजर है, और ये साफ कह रहे हैं कि जब पेंडेमिक एंडेमिक में तब्दील हो जाएगा तब तो खुलेआम कमाएंगे। और अभी मार्च महीने में ही की खबर है विदेशी मीडिया की, फाइजर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फ्रैंक डी एमेलोको ने ऑनलाइन निवेशकों की, इन्वेस्टर्स की सभा हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा साफ, as this shift from pandemic to endemic, we think there's an opportunity here for us। माने वे आपदा में अवसर देख रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, once the pandemic ends, he continued, there will be significant opportunity for Pfizer। माने फाइजर का कहना है कि जब ये कम हो जाएगा तब हम और कमाएंगे। और उनका कहना है, फ्रैंक डी एमेलो का ये कहना है कि इस साल अभी पेंडेमिक रहते हुए कोरोना वायरस से फाइजर का जो सेल होगा, जो टर्नओवर आएगा, माने इस वैक्सीन 15 बिलियन यूएस डॉलर का वो बेचेंगे, और जिसमें से 4 बिलियन डॉलर का विशुद्ध मुनाफा होगा। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी रकम है। और देखिए दाम भी अलग अलग रखा है। अमेरिका में इसको ये 19.19 का एक वैक्सीन दे रहा है, एक डोज। 2 डोज लेने पड़ते हैं तो $39 के 2 डोज लगेंगे, 2 खुराक लगेंगे। वहीं यूरोपियन यूनियन में प्रति डोज ये $64 का ले रहा है। किस प्रकार का ये फर्क है कीमत में। वहीं मॉडर्ना तथा जॉनसन एंड जॉनसन का भी कहना है कि पेंडेमिक के समय कीमत कम रहेंगी तो उसके बाद बढ़ा दी जाएंगी। वो भी ये कह रही, मैं अंतरराष्ट्रीय बात कर रही हूँ। जबकि अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन के रिसर्च के लिए मॉडर्ना तथा जॉनसन एंड जॉनसन को $2 बिलियन दिए हैं अमेरिकी सरकार ने, और बायोएननेट कंपनी को जर्मन सरकार ने $500 मिलियन दिए हैं। तो सरकारें जो पैसा दे रही है इन कंपनियों को इस वैक्सीन के रिसर्च के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए, वो तो करदाताओं का ही पैसा है ना, जनता का ही पैसा तो सरकार दे रही है। एक बार जनता के पैसे से वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, अब जनता से ही पैसा ले रहे हैं, तो जनता को तो डबल पेमेंट करना पड़ रहा है। अब आ जाइए एस्ट्राजेनेका।
जिसके वैक्सीन हमारे देश में बिक रहे। बिल गेट्स महोदय बहुत नामी है, दुनिया के बहुत रईस है। उन्होंने बिल एंड मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन बनाया है, उसकी डिटेल पे हम कभी और दिन जाएंगे। लेकिन वास्तव में उन्हें उनको वैक्सीन इंडस्ट्री का कोलंबस कहा जाता है। ये किस देश में वैक्सीन बिक सकता है, ये उसमें बड़े ये क्या कहते हैं मशगूल रहते हैं और उसके खोज में लगे रहते हैं। और विदेशी मीडिया की खबरों के अनुसार यही जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब कोविशील्ड वैक्सीन का जो रिसर्च कर रही थी, बनाने प्रोसेस में थी, उस समय ये बिल गेट्स महोदय गए और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ओपन लाइसेंस प्लेटफॉर्म करने से रोका था। मैंने ऑक्सफोर्ड चाह रही थी कि इसको कोई भी बना सकता है, हम इसको केवल आविष्कार करके छोड़ देते हैं। और उन्होंने ही इसको एस्ट्राजेनेटिका कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव लाइसेंस, कंट्रोल लाइसेंस दिलवाया था। एक दिगर बात अलग है कि गेट्स फाउंडेशन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन निर्माण के लिए कई मिलियन डॉलर दिए थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन के रिसर्च के लिए गेट्स फाउंडेशन से पैसा दिलवाया और दूसरे अपने एनजीओ से पैसा दिलवाया और उसको मजबूर किया कि इसको हर किसी के लिए ओपन ना रख के इसका पेटेंटेड कराया जाए, एकाधिकार दिया जाए। उन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंस करवाया, वो भी एस्ट्राजेनेका को। और इसको लेकर तो एक विदेशी मीडिया ने हेडलाइन ही बना दी सॉरी, हाउ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन swung द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोविड-19 वैक्सीन टू एस्ट्राजेनेका। केवल इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन ने एक एस्टिमेट भी किया इसके बारे में, इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर बिल गेट्स को क्या फायदा होने वाला है इससे। तो उसने कहा है कि बिल गेट्स का जो प्राइवेट वेल्थ है, उसकी जो निजी संपदा है, वो 115 बिलियन यूएस डॉलर है और जो इस पैंडेमिक के समय 10 मिलियन डॉलर बढ़ गया है। पैंडेमिक में सब उद्योग धंधे कम है, लेकिन बिल गेट्स महोदय ने 10 बिलियन डॉलर की संपत्ति में इजाफा किया है। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और उन्होंने कोविड कंपनियों में क्या इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसमें कहा गया है फोर्स में, अकॉर्डिंग टू फोर्स एस्टिमेट्स, बिल गेट्स प्राइवेट वेल्थ एट अराउंड 115 US billion dollar has increased by more than 10 billion US dollar during the pandemic. However, lack of transparency means that there is a little information about the details of personal investment in companies working on COVID-19. देखा किस तरह से ये वैक्सीन के सौदागर और वैक्सीन इंडस्ट्री के कोलंबस वैक्सीन पर पूरे मानव जाति को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ये किसी कंपनी का एक अधिकार करके रखवाना चाहते हैं। और अब आप भारत में आ जाइए, भारत में क्या हुआ। भारत में भी ये चल ही रहा था कि कंपनियों से, दो कंपनी एस्ट्राजेनेका जो यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही उसकी वैक्सीन को, और दूसरा कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है, दोनों वैक्सीन भारत सरकार, केंद्र सरकार 150 प्रति डोज 150 रुपए के हिसाब से खरीद रही थी। पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, पहले 60 साल से ऊपर का, फिर 45 का, फिर अब 1 मई से 18 साल के से ऊपर के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाया जा सकेगा। और इस समय ये घोषणा कर दी गई, ये अधिकार दिया गया, या नीतियों को उदार बनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से भारत में, कि ये कंपनियां 150 रुपए में, मैंने जो उत्पादन होगा उसका 50% केंद्र सरकार को देगी। उसका रेट तय कर दिया, 150 रुपए ही रहेगा, लेकिन बाकी के 50 पैसे राज्य सरकारों और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह को देंगी। उसका रेट वो अलग तय करेंगी, जिसका कहा गया है कि अपनी घोषणा 1 मई से पहले कर दे, और उन कंपनी ने घोषणा कर दी। अब आप देखिए क्या किया है।
सीरम इंस्टीट्यूट जो एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड भारत में बना रही है, उसका कहना है वो राज्य सरकार, भारत सरकार को 150 रुपए में देगी प्रति डोज। केंद्र सरकार को, सॉरी, केंद्र सरकार को 150 रुपए में देगी, लेकिन राज्य सरकार को एक डोज के लिए 40 रुपए देने होंगे। ये जो 150 रुपए दे रहा है, इसमें भी वो मुनाफा कमा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। अब उसको यदि 400 रुपए में यदि देगा राज्य सरकार को, मतलब 150, 300 और 100 रुपए, तो करीब 2.5 गुना वो और ज्यादा मुनाफा कमाएगा। ये तो पेंडेमिक में ही कमा लेना चाहते हैं। और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में देना होगा, देगा। मतलब केंद्र सरकार को 150 में दे रहा है, उसमें भी कमा रहा है, कोई मुफ्त में दे नहीं रहा है। अब उसको प्राइवेट अस्पतालों में वो 600 रुपए में देगा, मतलब 4 गुना मुनाफा कमाएगा वहां पे अभी से। क्या ये मानवता है? पूरा मानव समाज वायरस से लड़ रहा है, इनको बिना मुनाफे के बेचना चाहिए। फिर भी मुनाफा लेके बेच रहे, ठीक है, कम सरकार ने अब ये राज्य सरकारों को 2.5 गुना मुनाफे पे और प्राइवेट अस्पतालों को 4 गुना मुनाफे पे दवाई बेचने का ऐलान कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, उन्होंने भी किया है कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में ही देगा, लेकिन राज्य सरकारों को प्रति डोज 600 रुपए का देना पड़ेगा और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज का देना होगा। माने सॉरी, केंद्र सरकार को 150 में दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा है, कमा रहा है उसमें भी कुछ। दूसरा, जब वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देगा, मतलब 4 गुना कमाएगा इस पेंडेमिक में। ये है इनकी मानवता। और प्राइवेट अस्पतालों को देगा, वो भी जनता को लगेगा, तो 1200 रुपए में 4 दूनी 8 गुना मुनाफा कमाएगा। तो ये है मुनाफाखोरी। तो मैं शुरू में बोला कि वैक्सीन के सौदागर आपदा में अवसर की तलाश में है और वो तलाश लेते हैं किस प्रकार उनको मुनाफा कमाना है। और जान लीजिए, जब पेंडेमिक कम होगा, निश्चित तौर पे पेंडेमिक कम होगा, ये स्थिति ऐसी बनी नहीं रहेगी। तो ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल में बेड नहीं है, सब कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लाइन लग रही है लाशों की, लेकिन ये हमेशा नहीं बना रह सकता। ये वैक्सीन जो जैसे जैसे लग रहा है, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये पेंडेमिक में जब ये हाल है, तो एंडेमिक जब होगा, जब कम हो जाएगा, वो सिमट जाएगा, तब ये कितना करेंगे। और देखिए, एस्ट्राजेनेका की जो सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रही है इंडिया में, इसका कुछ शॉर्टेज हुआ, निर्माण में दिक्कत हुआ, उसका कारण क्या रहा? अमेरिकी सरकार ने वहां से जो फिल्टर वैक्सीन बनाने, जो फिल्टर पंप और विभिन्न कुछ रॉ मटेरियल लगते हैं, उसकी सप्लाई उन्होंने रोक दी है, क्योंकि उनके देश में सबसे पहले उपयोग में आएगा, बाद में दूसरे देशों को दिया जाएगा। उस समय इनका प्रोडक्शन गड़बड़ा गया सीरम इंस्टीट्यूट का, और आदर पूना वाला जाके नहीं कुछ करवा के पाए हैं। वो भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के अपने समकक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात करके फिर इस चीज का ये नतीजा निकला बात का कि हाँ, अब अमेरिकी सरकार वैक्सीन में जो लगते हैं रॉ मटेरियल, उसको वो सप्लाई करेगी भारत में। तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनके प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की जो कमी है उसको पूरा करवाने का जिम्मेदारी लेंगे, और पैसा कौन कमाएंगे? सीरम इंस्टीट्यूट। यह है, आपदा में अवसर की तलाश कर लेते हैं और आपदा में ये पैसा कमा रहे हैं, जो कि पूरी तरह मानवता के खिलाफ है। लेकिन सरकार यदि चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। एक तो सरकार को उनको अनुमति ही नहीं देना था इस पेंडेमिक में ऐसा करने का। उसका एक कारण है, देखिए, बजट जो चालू साल का जो वित्त बजट है, उसमें सरकार ने प्रावधान किया हुआ है 35,000 करोड़ रुपए कोरोना के वैक्सीन के लिए रखे हैं। प्रावधान है 35,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, एक कम मोटा मोटी हिसाब लगाते हैं, आप लोग भी लगाइए, कहीं मुझसे गलत होगा तो सुधारिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि गलत है यदि है तो। 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से केंद्र सरकार खरीद रहा है, तो यदि 1 करोड़ डोज खरीदेगा
तो कितना लगेगा? 150 करोड़ रुपए। यदि 10 करोड़ डोज खरीदेगा केंद्र सरकार तो कितना लगेगा? 1,500 करोड़ रुपए। यदि 100 करोड़ डोज खरीदेगा तो कितना लगेगा? 15,000 करोड़ रुपए। और इस तरह से 200 करोड़ डोज का लगेगा 30,000 करोड़ रुपए। 200 करोड़ डोज मतलब 100 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन लग जाएगी। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी के लिए ऐसे ही चाहिए इतना। 130 करोड़ है तो 100 करोड़ लोग को या उससे ऊपर के उस लोगों को लग जाए। तो सरकार ने जो प्रावधान रखा है 35,000 करोड़ का, उसमें से 30,000 करोड़ रुपए से ही देश के 100 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में इंजेक्शन लगाया जा सकता है कोरोना वैक्सीन का। फिर भी 5,000 करोड़ बच जाएंगे जो ट्रांसपोर्टेशन, सिरिंज वगैरह और जो लॉजिस्टिक की चीजें हैं उसमें लग सकते हैं। तो ये हमारी समझ से कम बाहर है कि जब सरकार ने स्वयं इसका प्रावधान रखा है कि हम इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो उसी से पूरे देशवासी 100 करोड़ देशवासियों को लग जाते इंजेक्शन मुफ्त में। ना जाने क्या कारण है कि इन प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा पैसा कमाने के लिए छूट दी गई। दूसरा एक मुद्दा और है, भारत सरकार के पास खुद की एक कंपनी है सरकारी क्षेत्र की, तमिलनाडु के चेंगलपट्टी में स्थान पे एक इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स है पब्लिक सेक्टर का, जो 600 करोड़ रुपए का बनाया गया। 9 साल हो गया, एक भी वैक्सीन नहीं बनाई जा रही है। यदि सरकार चाहे तो ये वैक्सीन सरकार भी बनवा सकती है इस अपने इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स में, सरकार बना सकती है। इसमें कोई सरकार को रोक नहीं सकता वैक्सीन बनाने के। हाँ, पेटेंट का एक मुद्दा है। पेटेंट का मुद्दा ऐसा है कि किसी को भी पेटेंट 20 साल के लिए देता है, लेकिन एक वो है कि आपदा के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय सरकारें, और भारत के पेटेंट कानून में भी इस बात का उल्लेख है और इस बात की छूट दी गई है कि किसी को दूसरे कंपनी को देके, या सरकार खुद भी बना सकती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत उस वैक्सीन को बना सकती है, उस दवा को बना सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि पेटेंट मिलने के कम से कम 3 साल के बाद ही कंपल्सरी लाइसेंस जारी हो सकता है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। एक और उसमें प्रावधान है, वर्किंग ऑफ पेटेंट। कोई यदि पेटेंट ले लेता है और पेटेंट के अनुसार उस दवाई को नहीं बनाता है या वैक्सीन को नहीं बनाता है और हमारे देश की जरूरत के अनुसार नहीं बना सकता है, तो भारत सरकार किसी भी पार्टी को वर्किंग ऑफ पेटेंट के तहत, नॉन वर्किंग पेटेंट के तहत वो अधिकार दे सकती है कि उसका निर्माण कर सके। तो भारत सरकार क्यों ना इस मुद्दे पर कि ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो बन रहे हैं वो इतनी मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं कि पूरे देश के लोगों को जल्द से जल्द लगाया जा सके, कमी हो रही है और पैसा भी ज्यादा मांग रहे हैं, तो भारत सरकार खुद का जो पार्क बना हुआ उसमें कुछ 100 करोड़ और लगेंगे उसको थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, अब रिसेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वैक्सीन के हिसाब से वहां पे बना सकती है। विश्व व्यापार संगठन में इसकी अनुमति है और सरकार को ऐसा हिम्मत का काम करना चाहिए। लेकिन नहीं मालूम क्या कारण है कि हमारी भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकार ही मार्केट से अपना कंट्रोल छोड़ती जा रही है। मार्केट में कंट्रोल का अर्थ है सरकार हस्तक्षेप कर सके इसकी गुंजाइश रहनी चाहिए। जैसे हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक उदाहरण देकर समझाता हूं मैं आपको। जब सबसे पहले सेल फोन आए तो इनकमिंग फोन में भी पैसा लगता था, फोन करने का तो लगता था, इनकमिंग पे ही पैसा लगता था। तो सबसे पहले बीएसएनएल ने किया इनकमिंग कॉल फ्री, क्योंकि अब बीएसएनएल का भी इतना सारा था नेटवर्क और फोन, बीएसएनएल ने इनकमिंग फ्री किया तो बाकी कंपनी को फ्री करना पड़ा। बीएसएनएल ने सबसे पहले किया कि रोमिंग में भी कॉल फ्री रहेगा, अलग चार्जेस नहीं लगेगा, लोकल का चार्ज लगेगा, तो बाकी कंपनी को भी रोमिंग फ्री करना पड़ा। तो सरकार के पास वो हथियार था बीएसएनएल, जिससे उसने टेलीफोन मार्केट में हस्तक्षेप करके दामों को कम करवाया, लोगों को राहत दिलवाई। वैसे ही ये सरकार के पास इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें बना के ये कंट्रोल कर सकती है। और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुनाफाखोरी
और खुली लूट की छूट हरगिज भी नहीं दी जानी चाहिए। इसको सरकार को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो हमने ये जो पूरा आपके सामने पेश किया अपना नज़रिया और अपना जो हमने जो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन के सौदागर आपदा में अवसर की तलाश में हैं। उससे बच और वो काफ़ी कमा रहे हैं और कमाएंगे। इनके शेयर के दाम भी बढ़ेंगे, उसमें भी कमाएंगे। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकारी क्षेत्र में वैक्सीन को बनाकर इन कंपनियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगानी चाहिए, जिससे वैक्सीन के दाम भी कम होंगे और सारे देशवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगा। आप लोग भी इसे देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दिए हैं, लिंक्स दिए हैं, उसको भी आप लोग देखिए और आगे कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को कैसा लगा। धन्यवाद।